सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। चारों ओर मानो मधुमास की मस्ती छाई थी। जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है, कभी सोचा ही न था। हर नवविवाहिता ऐसा ही महसूस करती होगी। अंकित मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत और समझदार इंसान नजर आते, तो मां जी संसार की सबसे अच्छी व सुलझी हुई सास। दुनिया मानो इनके इर्द गिर्द सिमट सी गई थी। लेकिन हनीमून से लौटकर अंकित जब ऑफिस में व्यस्त हो गए, तो मुझे यह तिलिस्म टूटता सा लगा। इकलौती लाडली नई बहू से मां जी भी अभी घर का काम नहीं कराना चाहती थीं। मैं ही जबरदस्ती हर काम में उनका हाथ बंटाने का प्रयास करती थी। पर 11 बजते बजते सब काम भी समाप्त हो जाता। मां जी अपने कमरे में आराम करने चली जाती और मैं कोई न कोई पुस्तक लेकर बैठ जाती। पर रोज रोज नई नई पुस्तक भी कहां से मिलती। मेरी मनःस्थिति मां जी समझ गईं। मिनी बेटी, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? शहीद चौक सर्किल पर एक बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, तुम उसकी सदस्य बन जाओ। तुम जब जाना चाहो जा सकती हो। घर के कामों की चिंता मत करना। वहां तुम पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास आदि पढ़ सकती हो, इशू भी करवा सकती हो। मुझे उनका सुझाव बहुत पसंद आया। अगले ही दिन मैं उस लाइब्रेरी की सदस्य बन गई। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत कम लोग ही वहां आते जाते थे, खासकर दिन के समय। शायद आज का कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया है। लोगों की अच्छा साहित्य पढ़ने में रुचि ही नहीं रही है, या उनके पास समय का अभाव हो गया है। 8-10 घंटे की नौकरी के बाद इंसान या तो परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहता है, या उसे कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, जिम, रेस्टोरेंट नजर आते हैं। मेरे और सुदर्शन जी जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बचे हैं, जिन्हें प्रतिदिन 4-5 घंटे कुछ पढ़े बिना चैन ही नहीं मिलता। ओह, सुदर्शन जी से तो परिचय कराना ही भूल गई। लाइब्रेरी में आने वाले शायद वे सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, लेकिन लगता था उम्र उन्हें बस छूकर निकल गई है। एकदम चुस्त दुरुस्त, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम, विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर विषय पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वे घंटों बात कर सकते थे। लगभग रोज ही हमारी मुलाकात हो जाती थी। वे भी दिन के समय ही लाइब्रेरी आना पसंद करते थे। शाम का समय उनका पार्क में सैर करने का होता था। लाइब्रेरी वे पैदल ही आते थे। लौटते वक्त उनका बेटा उन्हें कार से लेने आ जाता था। वह ऑफिस से लंच के लिए घर जा रहा होता था। अंकित चूंकि ऑफिस में ही लंच लेते थे, इसलिए मुझे भी दिन में लाइब्रेरी आना ही सूट करता था। शाम को मैं डिनर की तैयारी कर अंकित का इंतजार करती थी। फिर मां जी के सैर से लौटते ही मैं और अंकित कहीं घूमने निकल जाते। उस दिन मैं और सुदर्शन अंकल लगभग साथ ही लाइब्रेरी से बाहर निकले। उन्होंने मुझे प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन इशू करवाया था और उसी के बारे में बता रहे थे। धूप बहुत तेज हो गई थी। कुछ देर इंतजार के बाद भी उनका बेटा नहीं आया, तो मैंने उन्हें अपनी कार से छोड़ने का प्रस्ताव रखा। अरे नहीं, पास ही तो घर है। मैं तो वैसे भी पैदल ही आना जाना पसंद करता हूं। पर अमित मानता ही नहीं है। कहता है इस वक्त धूप ज्यादा हो जाती है, मैं लंच में घर आता ही हूं, आपको भी लेता आऊंगा। ठीक ही तो कहते हैं, चलिए आज मेरे संग चलिए, इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से मुझे मिलवाया। दोनों मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थीं। वे बड़े प्यार से मुझसे मिली। बड़ा बेटा ऑफिस गया हुआ था और बच्चे स्कूल। हम बातें कर ही रहे थे, तभी अमित जी भी आ गए। वे मीटिंग में लेट हो गए थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं यह कहते हुए उठ खड़ी हुई कि मां जी इंतजार कर रही होंगी। रास्ते में भी उन्हीं सब के बारे में सोचती रही। अपने हंसते खेलते भरे पूरे परिवार में मुझे विधुर सुदर्शन जी पूर्णतः संतुष्ट नजर आए। मुझे बेटी बेटी कहते उनकी जुबान नहीं थक रही थी। अमित जी ने तो कह ही दिया था, पापा के जीवन में एक कमी थी बेटी की, वो भी आपने पूरी कर दी। पुस्तकों के संग मेरा वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजर रहा था और इसके लिए मैं मां जी की दिल से शुक्रगुजार थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रही थी, तो नीचे कार में इंतजार कर रहे अमित जी मेरी ओर बढ़े। अंकल, शायद कोई किताब इशू करवा रहे हैं, अभी आते ही होंगे, कहकर मैंने आगे बढ़ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वे बोले, जी कहिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। यहां पापा के साथ कोई महिला भी होती है क्या? महिला? मैं? अरे नहीं,
आपकी बात नहीं कर रहा, कोई पापा की उम्र की महिला। वे उनके साथ लगभग रोज शाम की सैर पर होती हैं। लोगों ने उन्हें घुल मिलकर बातें करते, एक आध बार आइसक्रीम खाते भी देखा है। नहीं, यहां तो ऐसी कोई महिला नहीं आती। अंकल के मुंह से कभी किसी का जिक्र भी नहीं सुना। समझ में नहीं आता कि इस उम्र में पापा को यह सब क्या सूझी है। पूछें भी तो कैसे? आप प्लीज उनसे इस बारे में बात करके देखिए ना। आपको तो वे बेटी की तरह मानते हैं। हाँ, पर मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज, ये काम आप ही कर सकती हैं। हम सभी पर बड़ा एहसान होगा आपका। पापा आ रहे हैं, अब आप जाइए। असमंजस में मैं घर लौट आई। 2 दिन ऊहापोह में बीत गए। मैं कुछ नहीं पूछ पाई। तीसरे दिन अमित जी ने फिर रोक लिया। मैंने असमर्थता जताई तो वे अनुनय विनय करने लगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। अगले दिन मैंने बातों का सिरा पकड़ते हुए पूछा, आपका वक्त तो पोते पोतियों, घर परिवार के साथ खूब आराम से गुजर जाता होगा ना अंकल? शाम को क्या करते हैं? शाम को पार्क में सैर करने चला जाता हूं। बच्चों को झूलते खेलते देखता हूं। हम उम्र साथी भी मिल जाते हैं। उनके संग बातों में कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हमउम्र महिला तो लगभग रोज ही मिल जाती है। अच्छा, क्या बातें होती हैं उनसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। आखिर मैंने सिरा खोज ही निकाला था। मेरी सफलता का उत्साह मेरी आवाज से छलक पड़ रहा था। अरे, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे हम कोई डेट पर मिलते हैं। हाँ, अब कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो करते नहीं। बस जनरल बातें होती हैं जो इस उम्र के लोग करते हैं। वह अपने घुटनों और कमर के दर्द का जिक्र करती है तो मैं उसे कोई आयुर्वेदिक दवा सुझाता हूं। वह मुझे डायबिटीज के लिए करेले का जूस, मेथी दाने का पाउडर आदि घरेलू उपाय सुझाती है। कभी हमारे जमाने की चर्चा छिड़ जाती है। तब ये होता था, वो होता था। 2 आने में इतनी शक्कर, इतनी सब्जियां आ जाती थीं। हम तो सब्जी रोटी के अलावा और कुछ समझते ही नहीं थे। और आज के बच्चे पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, मंचूरियन, जाने क्या क्या खाते हैं। कभी कपड़ों की तुलना करने लग जाते हैं तो कभी टीवी सीरियल्स पर चर्चा। ढेर सारे विषय हैं और ढेर सारी बातें। अंधेरा घिरने लगता है पर बातें खत्म नहीं होती। अब बातें तो बच्चों से भी होती हैं, तुमसे भी होती हैं, पर बुरा मत मानना। अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियां, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात को सुनने का वक्त है। वह हमें गंभीरता से ले रहा है। इस उम्र में यह एहसास ही खासा सुकून देने वाला है। अंकल थोड़ा भावुक हो गए थे तो मैंने बात समाप्त करनी चाहिए। अच्छा लगा अंकल, आपके एहसास, आपके साथी के बारे में जानकर। हम बातें करते करते लाइब्रेरी से बाहर आ गए थे। तभी एक कुल्फी वाला आ गया। अंकल ने उससे 2 कुल्फियां खरीदी। एक मुझे पकड़ाई, दूसरी खुद खाने लगे। एक बार उन्हें भी मैंने ऐसे ही कुल्फी खिलाई थी। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे चाट खिलाई। मतलब कल मुझे आपको चाट खिलानी है, मैंने हंसते हुए कहा तो अंकल भी हंसी में शामिल हो गए। अमित जी को ये सब बातें बताते हुए मैंने एक तरह से उन्हें लताड़ ही डाला। आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास है, अपने पिता पर नहीं। एक विधुर बुजुर्ग इंसान का अपने किसी हमउम्र से बात कर हंसी खुशी के 2 पल बिताना भी आपको अखर गया। कितनी तुच्छ सोच है आपकी। वे बेचारे शर्मिंदा होते हुए माफी मांगने लगे। सुदर्शन अंकल के प्रति मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई थी। 2 दिनों के लिए मांझी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो मैं भी लाइब्रेरी नहीं जा पाई। पहली बार अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। मुझे आटे दाल का भाव पता लग गया। पहली बार लगा मांझी कैसे इस उम्र में भी सब संभाले हुए हैं। तीसरे दिन लाइब्रेरी पहुंची तो जाते ही अंकल ने घेर लिया। 2 दिन कहां गायब हो गई थी? इधर वो सैर वाली साथी भी नदारद है। मैं तो बोर हो गया था। अच्छा देखो, बुक्स का नया स्टॉक आया है। आशापूर्णा देवी की पूरी सीरीज है। ये 2 मैंने पढ़ ली है, तुम ले जाओ। बहुत अच्छा लिखती है। पढ़ने बैठोगी तो उठने का मन ही नहीं करेगा। सचमुच यही हुआ। शाम को मांझी के सैर पर निकलने के बाद पुस्तक लेकर बैठी तो उठने का मन ही नहीं हुआ। वह तो मेरी खास सहेली नीलम आ गई, वरना तो नीलम ने मेरे कानों में जो खुसर पुसर की तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मांझी सैर के बहाने रोज किसी से मिलती हैं।
उसके संग घंटों गुजारती हैं, खाती पीती और सैर सपाटा करती हैं। कहते दुख तो बहुत हो रहा है मिनी, पर तेरी खास सहेली हूं, इसलिए छुपा कर भी नहीं रख सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। अंकित जी से बात कर और स्थिति को संभाल। मेरी जरूरत हो तो बताना। बात हम दोनों तक ही रहेगी। मेरा तुझसे वादा है। मैंने अपने पति तक को नहीं बताया है। नीलम देर तक मुझे सांत्वना देती रही। दुख और अपमान से मेरे आंसू निकल आए थे। कहां कमी रह गई थी हमसे मांझी की देखभाल में, जो आज ये सब देखना सुनना पड़ रहा है। मैं तो नौकरी भी नहीं करती, लगभग पूरा दिन ही मांझी के साथ रहती हूं। अंकित भी थके मांदे लौटने के बावजूद रात का खाना मांझी के साथ बतियाते हुए ही खाते हैं। उनके कमरे में अलग से टीवी लगवा रखा है, जहां वे अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सकें। रिश्तेदारों से भी मिलने मिलाने ले जाते रहते हैं। फिर मांझी क्यों इस उम्र में हमें नीचा दिखाने पर तुली हुई हैं? रोष, अवसाद, खिन्नता, नाराजगी के मिले जुले भाव मेरे मन में उमड़ रहे थे। नीलम को विदा करके मैं वापस घर के अंदर नहीं जा पाई। गहरी सोच में डूबी वहीं पोर्च में ही चहलकदमी करती रही। मैं बेसब्री से अंकित का इंतजार कर रही थी। मन में घुमड़ता ज्वालामुखी फूटने को बेताब हो रहा था। तभी एक ओवंटो आकर रुका। उसमें से एक सज्जन उतरकर अंदर बैठी महिला को सहारा देकर उतारने लगे। हल्का अंधेरा घिर आया था, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं तेजी से चलकर गेट तक आई। आगंतुकों से नजर मिली तो हतप्रभ रह गई। जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी। अरे मिनी बेटी, तुम यहां रहती हो? वाह, क्या संयोग है। सुधा जी, आपने कभी बताया ही नहीं कि मेरी मिनी बिटिया ही आपकी लाडली बहू है। देखो, आपकी चिंता में कैसे अंदर बाहर हो रही है। सुदर्शन अंकल मांझी को सहारा देते हुए अंदर ला रहे थे और मांझी हैरानी से हम दोनों को देख रही थी। अब मुझे होश आया। क्या हुआ मांझी को? मैं बाहर लपकी। सैर करते हुए पांव में कोई कांच का टुकड़ा अंदर तक घुस गया था। डिस्पेंसरी से ड्रेसिंग करवा ली है, अब ठीक है। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन आराम करेंगी, ठीक हो जाएंगी। पर हां, तब तक मुझे अकेले ही सैर करनी पड़ेगी। हाँ। मेरे मन में उमड़ते रोष, संशय, नाराजगी के बादल दूर कहीं विलुप्त होने लगे थे। दहकते हुए ज्वालामुखी पर ठंडी फुहार बरसने लगी थी। दूसरी ओर से मांझी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए मैं उन्हें अंदर लाने लगी। विश्वास, श्रद्धा और आदर का पहाड़ फिर से सिर उठाने लगा था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मन को कचोट रहा था। इंसान की सोच के मापदंड इतनी शीघ्र क्यों बदल जाते हैं?